बिहार में इस समय प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती के लिए जो काउंसलिंग चल रही है वो चर्चा का विषय बना हुआ है। और सबसे ज़्यादा जो वहाँ की लोकल मीडिया है बिहार की, उनके द्वारा जो रिपोर्टिंग की जा रही है वो इस तरीके से की जा रही है कि बिहार के कैंडिडेट और ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जा रहे हैं, जो कि नहीं चयनित हुए हैं या फिर जिनका रिजल्ट में नाम नहीं है। लगातार अभ्यर्थियों के द्वारा रिजल्ट पर सवाल उठाए जा रहे हैं और इसको माननीय पटना हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक अभ्यर्थी चैलेंज करने पर विचार कर रहे हैं। और इस मामले को लेकर के लगातार एडवोकेट के माध्यम से इस चीज़ों को लेकर के ड्राफ्टिंग कराई जा रही है। लेकिन ड्राफ्टिंग में कुछ चीज़ें ऐसी डाली जा रही हैं जिसकी वजह से ये केस कोर्ट में कहीं पर भी टिकेगा ही नहीं। स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख पा रहे होंगे जो कि मुजफ्फरपुर से प्रकाशित हुआ है। यहाँ पर अगर आप वहाँ की लोकल मीडिया का कवरेज देखेंगे तो आपको देख करके हंसी आएगा। यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया है। जिले के 1 से 5 के स्कूलों में 70% शिक्षक मिलेंगे यूपी के। अब कोई भी बिहार का कैंडिडेट अगर इस आर्टिकल को पढ़ेगा तो उसके मन में क्या इमेज बनेगी? उसके मन में ये इमेज बनेगी कि मान लीजिए टोटल 100 सीट है तो 100 में से 70 सीट यूपी के कैंडिडेट लेकर के जा रहे हैं। लेकिन ये रिपोर्टिंग गलत है, क्योंकि नोटिफिकेशन जो है, नोटिफिकेशन के शर्तों पर ही भर्ती होती है। नोटिफिकेशन में 60% सीटें डोमिसाइल के आधार पर बिहार के कैंडिडेट के लिए रिजर्व हैं, तो उस पर तो यूपी के या फिर अदर स्टेट के कैंडिडेट जा नहीं सकते हैं। बाकी की जो 40% सीटें बचती हैं उसी पर तो अदर स्टेट के कैंडिडेट फाइट कर सकते हैं। अब मान लीजिए उदाहरण के तौर पर कि टोटल 100 सीट है प्राथमिक में, 100 में से 60 सीट को निकाल दीजिए, 60% को निकाल दीजिए जो कि बिहार के लिए रिजर्व है, बिहार के कैंडिडेट के लिए। बाकी के जो 40 सीटें बची जो 40% को रिप्रेजेंट कर रही है, अब उस 40 का 70% निकालिए, यानी कि 28 सीटें। यानी कि कवरेज ऐसी होनी चाहिए कि ओवरऑल का 28 सीट, यानी ओवरऑल का 28% सीट यूपी के कैंडिडेट ले रहे हैं या फिर शिक्षक मिलेंगे, इस प्रकार से आर्टिकल होनी चाहिए। लेकिन इन्होंने कैसा लिख दिया? इन्होंने ऐसा लिख दिया कि 70% सीटें यूपी के कैंडिडेट लेकर के जा रहे हैं। इससे क्या होता है कि बच्चों में जो बिहार के कैंडिडेट हैं, एक तो जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है वो वैसे ही निगेटिव हैं, ऊपर से इन सभी चीज़ों को देख करके उनमें और निगेटिविटी आ जाती है, जबकि ये रिपोर्टिंग ही गलत है। जब अदर स्टेट कैंडिडेट को आपने केवल 40% सीटों पर मौका दिया है तो 70% सीट कैसे यूपी वाले कैंडिडेट ले सकते हैं? 40% का 70% निकालेंगे यानी 28% ओवरऑल का केवल आएगा, जबकि यहां पर रिपोर्टिंग 70% की जा रही है, जिसको लेकर के जो वहां पर अभ्यर्थी पटना हाईकोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक इस मामले को चैलेंज कर रहे हैं या फिर करने पर विचार कर रहे हैं या फिर जो वकीलों के माध्यम से ड्राफ्टिंग करा रहे हैं, इन सभी पॉइंट्स को भी वो उस याचिका में डाल रहे हैं, जिसकी वजह से उनका पक्ष बहुत कमजोर हो जाएगा। इस वीडियो के साथ अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। जो कोर्ट में और जो बातें चल रही हैं उसमें किन पॉइंट्स को आधार बनाना चाहिए ताकि आपका पक्ष मजबूत हो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बिहार में प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती में जो जिलेवार रिक्तियों का आंकड़ा है अपने स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। क्योंकि वो आर्टिकल मुजफ्फरपुर से प्रकाशित हुआ था तो हम लोग डायरेक्टली मुजफ्फरपुर चलते हैं, जो कि 23वें नंबर सीरियल नंबर पर दिया गया है। इसमें सामान्य विषय के लिए टोटल सीट जो है वो 4261 है और उर्दू के लिए 422 है और टोटल मिलाकर के 4683 यानी 4683 सीट है सिर्फ मुजफ्फरपुर में प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती के लिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब 4683 जो सीटें हैं, ठीक है, 4683, इसका मैं 40% निकाल देता हूं जो कि ओपन सीट है जिस पर अदर स्टेट के कैंडिडेट फाइट कर सकते हैं। तो टोटल सीटों की संख्या आती है 1873। अब चूंकि जो 40% सीटें हैं उसमें किसी भी प्रकार का बैरियर राज्य सरकार ने नहीं रखा है कि अदर स्टेट के कैंडिडेट को 5% या फिर 10% सीटों पर अलाउ किया जाएगा। जब अदर स्टेट के कैंडिडेट को आर्टिकल 16(2) के अंतर्गत बिहार सरकार के विशेष सचिव के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सूचना दी गई तो उन्होंने साफ शब्दों में बोला कि हम 40% सीटों पर अदर कैंडिडेट को मौका देने जा रहे हैं, यानी कि कोई बैरियर नहीं रखा गया। 40% सीटें पूरी तरीके से ओपन थी अदर स्टेट के कैंडिडेट के लिए। अब चूंकि मेरिट जो बनाई गई है वो जो आपका नंबर है उसके आधार पर बनाया गया है। अब मान लीजिए कि इन केस यूपी के कैंडिडेट या फिर अदर स्टेट के कैंडिडेट मेरिट में बिहार के कैंडिडेट से ऊपर आते हैं और 1873 के 73 टोटल सीट पर, यानी कि जो 40% है टोटल सीट पर अगर अदर स्टेट के कैंडिडेट नंबर के आधार पर चयनित होते हैं तो भी आप इसको कोर्ट में चैलेंज नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि 40% सीटें जो ओपन हैं वो अदर स्टेट के लिए भी है और जो बिहार के अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनके लिए भी है। अब चूंकि मेरिट जो बनी है वो आपका नंबर के आधार पर बनी है, तो जो नंबर पे
ऊपर आएगा उसी का तो चयन होगा, चाहे वो किसी राज्य से भी बिलोंग करता हो, क्योंकि 40% सीटों में बिहार के अनरिजर्व और अदर स्टेट के सारे कैंडिडेट फाइट कर रहे हैं। तो इस मामले को लेकर के आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर पाएंगे। चाहे 1873 के पूरे सीटों पर अगर यूपी का कैंडिडेट भी सेलेक्ट हो जाता है तो भी इसमें कोर्ट में चैलेंज करने वाला कोई पॉइंट ही नहीं है, क्योंकि राज्य सरकार ने इस प्रकार का कोई बैरियर नहीं लगाया था और नोटिफिकेशन के आधार पर ही पूरी भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। महत्वपूर्ण पॉइंट मैं बताने जा रहा हूं। पहला जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो आर्टिकल 14 के अंतर्गत आपको ड्राफ्टिंग करानी होगी। आर्टिकल 14 क्या कहता है? समानता का अधिकार, यानी कि जो पेपर में कैंडिडेट हैं सभी को समान नजरिए से आयोग को देख करके रिजल्ट तैयार करना होगा। अब चूंकि इन्होंने नॉर्मलाइजेशन के संदर्भ में कोई भी पब्लिक नोटिस नहीं निकाला और नॉर्मलाइज्ड स्कोर जो है अभ्यर्थियों का जारी नहीं किया, इससे ये बातें स्पष्ट हैं कि नॉर्मलाइजेशन नहीं किया गया है। चूंकि महिलाओं के लिए जो पेपर रखा गया था और पुरुषों के लिए जो पेपर रखा गया था उनका लेवल अलग अलग था। महिलाओं के लिए पेपर रिस्पेक्टिवली थोड़ा सा आसान था और पुरुषों के लिए रिस्पेक्टिवली थोड़ा सा कठिन था। अब ध्यान से समझिएगा, महिलाओं का पेपर चूंकि आसान था और कॉमन मेरिट बनाया गया, इस वजह से एक ही मेरिट में मेल और फीमेल दोनों को तौला जा रहा है, नापा जा रहा है। अब चूंकि मेल और फीमेल का पेपर का लेवल अलग था, इसलिए ये समानता के अधिकार का सीधे तौर पर हनन है। यानी कि रिजल्ट अगर नॉर्मलाइज्ड किए बिना बनाया गया है तो ये सीधे तौर पर आर्टिकल 14 का वायलेशन है। इसके आधार पर आप पटना हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट जो है वो आरटी एक्ट के अगर आप सेक्शंस पढ़ेंगे तो उसमें एक महत्वपूर्ण सेक्शन ये मेंशन किया गया है कि जो छात्र शिक्षक अनुपात के आधार पर जो पद सृजित किए जाते हैं उसी के आधार पर रिक्तियां निकाली जाती हैं। अब बिहार राज्य सरकार में भी इसी प्रकार से रिक्तियों को डिफाइन किया गया कि 80,000 पद कैसे आए, तो ध्यान से समझिएगा। टोटल जो बिहार के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में जो बच्चे इनरोल्ड हैं, यानी जिनका एडमिशन हुआ है, सबसे पहले उनकी संख्या ली जाती है और उसमें 30 से भाग दे दिया जाता है। 30 से जब आप भाग देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमें टोटल कितने टीचर्स की रिक्वायरमेंट है। अब चूंकि बिहार में टोटल नियोजित शिक्षकों की संख्या 4 लाख बताई जाती है, तो जो ऑलरेडी सिस्टम में है उन टोटल जो शिक्षकों की संख्या है उसमें से माइनस कर दिया जाएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी सिस्टम में है, और बाकी के जो पद बचे वो पद सृजित करके उस पर डायरेक्टली एडवर्टीजमेंट निकाल दिया जाता है, शिक्षक भर्ती का विज्ञापन निकाल दिया जाता है। यहां तक की चीजें क्लियर हो गई। अब ध्यान से समझिएगा, यहां पर जो आरटी एक्ट है उसके प्रावधानों का उल्लंघन हुआ है। क्यों उल्लंघन हुआ है? क्योंकि इन्होंने अपने रिजल्ट में नियोजित शिक्षकों का भी रिजल्ट दे दिया है। अब चूंकि नियोजित शिक्षक ऑलरेडी उस छात्र शिक्षक अनुपात में काउंट हो चुके हैं, क्योंकि उनकी संख्या आपने 4 लाख जो मैंने माइनस करके बताई वो ऑलरेडी आप छात्र शिक्षक अनुपात में काउंट किए हुए थे, और चूंकि उनका रिजल्ट आपने दिया तो फिर जो पद सृजित होने चाहिए थे 30:1 के हिसाब से, उस हिसाब से नहीं हुए, क्योंकि जो टीचर ऑलरेडी है सिस्टम में उसी को आप नियुक्ति पत्र दे रहे हैं रिजल्ट के माध्यम से, तो वही टीचर जो ऑलरेडी उस छात्र शिक्षक अनुपात में काउंट था वो फिर से उसी का चयन हो रहा है। नया कोई टीचर तो सिस्टम में गया नहीं, तो उस हिसाब से आप आरटी एक्ट के आधार पर जो ये वाला प्रावधान है इसके आधार पर अगर आप चैलेंज करेंगे तो नियोजित शिक्षकों का मामला बहुत गंभीर है। क्योंकि देखिए, राज्य सरकार कोई नया टीचर तो हायर की नहीं। मान लीजिए अगर एक भी नियोजित शिक्षक ज्वाइन करता है तो नया टीचर तो कोई सिस्टम में गया नहीं, वो ऑलरेडी टीचर था और वो ऑलरेडी काउंट हो रहा था उस 30:1 के रेशियो में। तो यहां पर इसको इस पॉइंट के आधार पर चैलेंज किया जा सकता है। कुल मिलाकर के 2 ही पॉइंट है। अगर आप रिजल्ट को रिवाइज कराना चाहते हैं या फिर रिजल्ट में जो खामियां हैं उसको लेकर के कोर्ट में जाना चाहते हैं, पहला तो आपको नॉर्मलाइजेशन जो कि आर्टिकल 14 के अंतर्गत अगर नहीं किया गया है तो वो गलत है, और दूसरा जो आरटी एक्ट का प्रावधान है उसमें 30:1 की जो बात की जा रही है, और नियोजित शिक्षकों को अगर इसमें रिजल्ट दिया गया है तो या तो पहले उसको छात्र शिक्षक अनुपात में से हटाया जाए, और जो एक्चुअल संख्या है जैसे कि टोटल बच्चों को आप डिवाइड कर दीजिए 30 से, और जो टोटल संख्या आती है उतने का आप पद निकालिए। अगर आप 4 लाख माइनस कर चुके हैं तो इसका मतलब यह है कि नियोजित शिक्षक जो कि इस शिक्षक भर्ती में जिनका रिजल्ट आया हुआ है उसको आप ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं, और फिर से अगर नियुक्ति पत्र देंगे तो उन्हीं को तो आप दे रहे हैं, नया कोई सिस्टम में तो आया नहीं। तो उस हिसाब से आपको पदों की संख्या को बढ़ानी पड़ेगी, जो कि आपने नहीं बढ़ाया। अब अगर पद को आपने नहीं बढ़ाया तो नियोजित शिक्षक को अगर आप राज्यकर्मी का दर्जा देने जा रहे हैं या फिर देना चाहते हैं इस रिजल्ट के आधार पर, तो आप उनको बेशक दे सकते हैं, लेकिन 80,000 जो पद है
वो चूंकि आप फ्रेश कैंडिडेट के तौर पर पद सृजित किए हुए थे, तो यहाँ पर फ्रेश कैंडिडेट ही जाना चाहिए। वो ऑलरेडी सिस्टम में थे और उन्हीं को आप नियुक्ति पत्र दे रहे हैं, तो छात्र शिक्षक अनुपात में वो 2 बार काउंट हो गए, जो कि आरटी एक्ट का उल्लंघन है। इस हिसाब से आप देखेंगे तो ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। और दूसरा मैंने आर्टिकल 14 के अंतर्गत नॉर्मलाइजेशन वाला बता दिया। इसके अलावा रिजल्ट में कुछ बीएड कैंडिडेट का भी रिजल्ट आया हुआ है, जो कि आप अपने स्क्रीन पर एक आर्टिकल के तौर पर देख पा रहे होंगे। प्रत्येक जिले में रोजाना 4 से 5, 6 बच्चे ऐसे मिल रहे हैं जिनका बीएड है। चूंकि बीपीएससी के जो चेयरमैन हैं, उन्होंने ट्वीट के माध्यम से इसका स्पष्टीकरण दिया था कि 10,000 ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि बीएड और डीएलएड दोनों कोर्स किए हुए थे और उन्होंने स्विच किया है। अब चूंकि 10,000 उन्होंने आंकड़ा दिया था और उन्होंने इसी बात का स्पष्टीकरण दिया था कि बीएड रिजल्ट में क्यों शामिल है, तो यहाँ पर जब काउंसलिंग हो रही है तो उन कैंडिडेट के पास ना तो इस प्रकार का कोई डीएलएड है, वो सिर्फ और सिर्फ बीएड है, और इसके वजह से उनका अभ्यर्थन कैंसिल कर दिया जा रहा है, उनको नियुक्ति पत्र नहीं दिया जा रहा है। तो आखिर ये रिजल्ट में चूक कैसे हुई? जब आप रिजल्ट को फिल्टर आउट कर रहे थे तो आपको बीएड प्लस डीएलएड वाले को चुनना था, लेकिन आपने केवल बीएड वाले को कैसे चुन लिया? और रोजाना 38 जिले में अगर 5 से 6 इस प्रकार के रोजाना मिल रहे हैं, तो जो जेन्युइन कैंडिडेट जिसका चयन होना चाहिए था वो तो वंचित रह गया। अब मान लीजिए इन केस आपने सेकंड मेरिट लिस्ट नहीं निकाली, तो ये सीट तो आपने वेस्ट कर दिया। नियोजित शिक्षक वाला जो मामला था वो सीट आपने वेस्ट कर दिया, क्योंकि नियोजित शिक्षक पता नहीं ज्वाइन करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि अभी भी उनके पूरे मामले में संशय बना हुआ है कि क्योंकि राज्य सरकार अपना स्पष्टीकरण नहीं दे रही है कि उनके लिए चूंकि अलग से नियमावली आ चुकी है, तो वो उस नियमावली के अंतर्गत डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन दे करके अगर 3 बार उनको मौके मिल रहे हैं, उसके बाद से वो डायरेक्टली राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त कर लेंगे और उनके लिए वो ज़्यादा अच्छा विकल्प है, क्योंकि जिस विद्यालय में वो ऑलरेडी हैं, अगर बीपीएससी की इस परीक्षा के माध्यम से वो ज्वाइन करते हैं तो उनको दूसरे जिले में जाना पड़ेगा। लेकिन अगर वो उस नियमावली के अंतर्गत राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त करते हैं तो जिस विद्यालय में है उसी विद्यालय में उनको नियुक्ति मिलेगी। तो यहाँ पर उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल तो वो नियमावली वाला है ना, वो बीपीएससी में थोड़ी ज्वाइन करने जा रहे हैं, बीपीएससी के थ्रू जो परीक्षा हुई है उसके थ्रू थोड़ी ज्वाइन करने जा रहे हैं। तो फिर आपने नियोजित शिक्षक का सीट वो वेस्ट कर दिया, आपने बीएड वाले रिजल्ट दे करके जो बीएड वाला जितने कैंडिडेट है उतने सीटों को वेस्ट कर दिया। इसके बाद से नॉर्मलाइजेशन किए बिना अगर आपने ओवरलैपिंग कराई है फीमेल का मेल के आधार पर, तो भी आपने ये सीट वेस्ट कर दिया। तो ये सभी चीज़ें हैं जो कि रिजल्ट में खामियां हैं और निश्चित तौर पर इस पर चर्चा विमर्श जरूर होना चाहिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।